सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हम कार्बोकेटाइन को डिफाइन किए थे, यही डिफिनेशन लिखे थे और हमने बताया था कि ऐसा कोई भी स्पेसीज जिसमें ट्राईवैलेंट कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा कार्बोकेटाइन कहलाएंगे। और इसके 3 बॉन्ड जो कार्बन के हैं जिसमें लगा हुआ है R1, R2, R3, ये तीनों हाइड्रोजन हो सकता है, अल्काइल ग्रुप हो सकता है या एराइल ग्रुप हो सकता है, या ये सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको इनके नाम, कार्बोकेटाइन के नाम भी लिखने का पता होना चाहिए। जैसे अगर तीनों में हम H लगा दें तो फॉर्मूला ये बन जाता है, जैसे R1, R2, R3 तीनों अगर H लगा रहे तो ये हो गया मिथाइल। CH3 को हम मिथाइल बोलते हैं, या फिर मिथाइल, इतना तो आपको याद ही है कि CH3 का नाम मिथाइल, खाली इसमें क्या जोड़ देंगे, मिथाइल कार्बोकेटायन। उसी तरह से अगर इनमें से एक CH3 लगा दें और 2 H लगा दें तो ये बन जाएगा, जिसका नाम होगा इथाइल कार्बोकेटायन। अगर हम इसमें 2 CH3 लगा दें और 1 H लगा दें तो इसका नाम होगा आइसोप्रोपाइल। हम जानते हैं इसका नाम है आइसोप्रोपाइल, तो इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटायन। जिसको CH3 प्लस ऐसे भी शॉर्ट करके लिख सकते हैं। अगर R1, R2, R3 तीनों में CH3 लगा दें तो ये टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप हो गया, तो इसका नाम हो जाएगा टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन, जिसको हम लोग शॉर्ट करके लिखेंगे तो CH3 ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हम इसमें फिनाइल लगा दें C6H5 और 2 H रहने दें तो ये देखो, जब प्लस चार्ज वाला में एक में CH5 और 2 H लग गया, इसका नाम होगा बेंजाइल कार्बोकेटायन। उसी तरह से
2 C6H5 लगा दें तो C6H5 CH C6H5। देखिए C में 2 गो C6H5 लगा दिए, एगो में H लगा दिए, तो इसका नाम डाइफिनाइल कार्बोकेटायन, डाइफिनाइल मिथाइल कार्बोकेटायन। अगर R1 R2 R3 तीनों में फिनाइल लगा दें C6H5 तो फार्मूला ये बन जाएगा, R1 भी C6H5, R2 भी C6H5 और R3 भी C6H5, तीनों में C6H5 लगा दिए तो इसका नाम हो गया ट्राइफिनाइल कार्बोकेटायन। उसी तरह से हम जानते हैं इस ग्रुप का नाम है एलाइल ग्रुप, और इसमें अगर प्लस लगा दें तो इसका नाम हो गया एलाइल कार्बोकेटायन। हम जानते हैं इसका नाम विनाइल है, इसमें प्लस लगा दें तो नाम हो जाएगा विनाइल कार्बोकेटायन। इतने एग्जाम्पल देखने के बाद आपको 2 चीज़ का आइडिया हो जाना चाहिए, वो ये है कि ये जो R1 R2 R3 में भी हाइड्रोजन, में भी अल्काइल ग्रुप, में भी एराइल ग्रुप, ऑल में भी सेम, में भी डिफरेंट, सब सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। और दूसरा, आपको इसके नाम लिखने का तरीका भी मालूम हो जाना चाहिए कि आप इसके अलावे भी आपको दूसरे कार्बोकेटायन लिखे रहें तो आप उसका नाम लिख सकते हो। यहाँ पर देखो, ये नाम मिथाइल हम पहले से जानते थे, प्लस के वजह से सिर्फ एक्स्ट्रा बढ़ा दिए कार्बोकेटायन। प्लस नहीं रहता तो इसका नाम इथाइल होता है, पहले से जानते थे, सिर्फ प्लस है इसलिए इथाइल में क्या जोड़ दिए, कार्बोकेटायन। प्लस नहीं होता तो हम पहले से जानते थे इसका नाम आइसोप्रोपाइल। तो नाम आप पहले से जो जानते हो, प्लस के वजह से नाम वही लिखना है, सिर्फ एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ देंगे कार्बोकेटायन। एक बार आप इन कार्बोकेटायंस के नाम लिखने का आइडिया अगर हो गया तो फिर इसी बेसिस पर आप कार्बेनायन के भी नाम जान सकते हैं, लिख सकते हैं, और फ्री रेडिकल के भी लिख सकते हैं। हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, आप लोग नहीं लिखिएगा, ये तो ठीक है, लेकिन समझाने के लिए लिख रहे हैं। जैसे इसका नाम मिथाइल कार्बोकेटायन है, लेकिन अगर प्लस नहीं रह करके माइनस रहता तो इसी का नाम मिथाइल कार्बेनायन कहलाता। या यहाँ पर प्लस माइनस नहीं रह के एक डॉट देखा था, सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो इसी का नाम मिथाइल फ्री रेडिकल कहलाता। नाम वही रहेगा, बस प्लस है तो कार्बोकेटायन वर्ड जोड़ेंगे, माइनस है तो कार्बेनायन वर्ड जोड़ेंगे, और डॉट है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो फ्री रेडिकल। उसी तरह यहाँ प्लस है तो इथाइल कार्बोकेटायन, माइनस रहेगा तो इथाइल कार्बेनायन, और डॉट रहेगा तो इथाइल फ्री रेडिकल नाम होगा इसका। मतलब एक बार आप कार्बोकेटायन का नाम लिखना जान गए तो उसी बेसिस पर आप कार्बेनायन फ्री रेडिकल के भी नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह ये प्लस के जगह माइनस होता तो नाम आइसोप्रोपाइल कार्बेनायन होता,
या डॉट होता तो इसी का नाम आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल होता। ठीक उसी तरह से यहाँ पर प्लस ना रह करके माइनस होता तो टर्सरी ब्यूटाइल कार्बेनायन, या माइनस नहीं रह के यहाँ इस कार्बन पर डॉट रहता तो इसी का नाम टर्सरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल लिखाता। ठीक उसी तरह से बाकी के केस में भी वही होगा। जैसे इसमें प्लस के जगह माइनस कर दें तो बेंजाइल कार्बेनायन कहलाएगा, और डॉट कर दें तो बेंजाइल फ्री रेडिकल कहलाएगा। यहाँ पर प्लस के जगह माइनस कर दें तो डाइफिनाइल मिथाइल कार्बेनायन नाम होगा, और डॉट कर दें तो डाइफिनाइल मिथाइल फ्री रेडिकल नाम होगा। यहाँ भी माइनस कर देंगे तो ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बेनायन नाम होगा, और डॉट कर दें तो ट्राइफिनाइल मिथाइल फ्री रेडिकल नाम होगा। माइनस कर दें तो एलाइल कार्बेनायन, डॉट कर दें तो एलाइल फ्री रेडिकल। माइनस कर दें तो विनाइल कार्बेनायन, और डॉट कर दें तो विनाइल फ्री रेडिकल। तो वंस आप कार्बोकेटायन के नाम लिखना जान गए तो सेम बेसिस पर आप कार्बेनायन एंड फ्री रेडिकल्स के नाम भी लिख सकते हैं। और नाम लिखना याद रखना मस्ट है, क्योंकि क्वेश्चन में जो ऑप्शन देता है तो कभी नाम लिखा रहेगा, कभी फार्मूला। तो इन इंटरमीडिएट्स के नाम दिया रहे तो उसका फार्मूला आप खुद से लिख सकें, या फार्मूला दिया रहे तो नाम खुद से बता सकें, ये मस्ट है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब आइए कार्बोकेटायन के कुछ फीचर्स की बात करें। फीचर्स, पहला फीचर कार्बोकेटायन बनता कैसे है। तो जब बॉन्ड का हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगा, हेट्रोलिटिक फिशन होगा, तो बनेंगे कार्बोकेटायन या कार्बेनायन। इट फॉर्म्स बाय हेटेरोलिटिक fission of bond। इसका दूसरा फीचर कि जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उसमें सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 8 नहीं है, 6 इट। 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड का, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड का, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड का, 6। जबकि बॉन्डिंग कहता है कि हर एलिमेंट अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। बॉन्डिंग के थ्योरी के अनुसार एवरी एटम ट्राई टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, 8 इलेक्ट्रॉन, जबकि यहाँ पर कार्बन को सिर्फ 6 है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम है। और ये हमेशा इस कोशिश में रहेगा कि हमको कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए ताकि हमारा ऑक्टेट कंप्लीट हो। और इसी वजह से 2 इलेक्ट्रॉन पाने के वजह से ये कहीं भी रिएक्शन करने को तैयार रहता है, मतलब ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। हाईली रिएक्टिव होने का कारण इलेक्ट्रॉन की कमी। कमी क्यों? कमी मतलब 8 से कम होना। कार्बन विथ पॉजिटिव चार्ज has six electron,
so they are reactive। 6 इलेक्ट्रॉन होना इसको रिएक्टिव बनाता है, क्योंकि हर एटम की टेंडेंसी 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने की होती है, और ये 6 इलेक्ट्रॉन को 8 करने के लिए कहीं भी रिएक्शन कर सकता है। तीसरा फीचर है, जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। हम हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखाए थे कि सिग्मा बॉन्ड और लॉन पेयर का जोड़ अगर 2 आएगा तो sp हाइब्रिडाइजेशन बोलना, 3 आएगा तो sp2 बोलना, 4 आएगा तो sp3 बताए हुए हैं पीछे के लेक्चर में। तो इस कार्बन पर 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3, प्लस चार्ज है, कोई लॉन पेयर नहीं है, तो सिग्मा हो गया 3 और लॉन पेयर तो है नहीं, तो दोनों का जोड़ 3 रह गया, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। कार्बन with positive charge has sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो जब भी हमको कार्बोकेटायन का हाइब्रिडाइजेशन पूछे, जो कि पूछता ही है एग्जाम में, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो हम बताए हुए थे कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में शेप एंड स्ट्रक्चर ट्रायंगुलर प्लेनर होगा। शेप एंड स्ट्रक्चर sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से क्या होगा? ट्रायंगुलर प्लेनर। ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर कैसा होता है ये हम आपको हाइब्रिडाइजेशन में समझाए भी थे, फिर से अगर याद नहीं है तो समझ लीजिए। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएंगे। इक्विलैटरल ट्रायंगल किसको कहते हैं? जिसके तीनों साइड बराबर होते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के सेंटर पर रहेगा कार्बन, और 3 बॉन्ड जो ये बनाएगा इस ट्रायंगल के 3 कॉर्नर की तरफ, एक R1 है, दूसरा बॉन्ड एक और कॉर्नर की तरफ होगा, तीसरा बॉन्ड एक और कॉर्नर की तरफ होगा, ट्राइवैलेंट है, और इस कार्बन पर प्लस चार्ज है। ये ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री है। तो कार्बोकेटायन का अगर शेप एंड स्ट्रक्चर पूछे तो हम ट्रायंगुलर प्लेनर बोलेंगे। और चौथा फीचर, ये जो कार्बोकेटायंस होते हैं ये डायामैग्नेटिक होते हैं। डायामैग्नेटिक इन नेचर। और पांचवा और लास्ट के ये कार्बोकेटायन रिएक्शन के टाइम में ऑलवेज अटैक एट इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। कहाँ पर अटैक करता है ये कार्बोकेटायन? रिएक्शन जब होगा तो ये कार्बोकेटायन कहाँ अटैक करेगा? तो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पर, मतलब जहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अधिक है वहाँ पर अटैक करेगा। दे अटैक
at electron rich center। इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पर ये अटैक करेंगे। ये थे कार्बोकेटायन के कुछ कार्बोकेटायन का डिफिनेशन, कार्बोकेटायन के कुछ कार्बोकेटायन के फार्मूला एंड उसका नाम, और कार्बोकेटायन से रिलेटेड उनके कुछ फीचर्स या उनके कुछ प्रॉपर्टीज। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हम लोगों को इम्पॉर्टेंट है वो है इनकी स्टेबिलिटी, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी। कैसे हम डिसाइड करेंगे कार्बोकेटायन या किसी भी दूसरे रिएक्शन इंटरमीडिएट पर जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलता है वो स्टेबिलिटी से रिलेटेड मिलेगा। आपको क्या करेगा, कुछ कार्बोकेटायन लिख देगा और कहेगा कि इन सभी को उनके इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी में अरेंज करें या डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी में अरेंज करें। या फिर 4 ऑप्शन में 4 कार्बोकेटायन लिख देगा और पूछेगा बताओ इनमें से सबसे स्टेबल कौन है या फिर सबसे अनस्टेबल कौन है। या फिर जब रिएक्शन के बारे में, उसके मैकेनिज्म के बारे में जब आप बात करोगे तो उस टाइम में भी जब तक आपको पता नहीं है कि कौन सा कार्बोकेटायन या इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल है और कौन सा कम, वहाँ भी आप सही रिजल्ट नहीं पा सकते। इसीलिए कार्बोकेटायन हो या कार्बेनायन हो या फ्री रेडिकल, इनसे रिलेटेड जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो हर बच्चे को आना चाहिए वो है उनके स्टेबिलिटी से रिलेटेड। तो हम लोगों को मेनली यहाँ पर फोकस करना है, कंसंट्रेट करना है स्टेबिलिटी पर। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी कैसे हम पता करेंगे, ये किन किन बातों पर निर्भर करता है। आज के क्लास में यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके स्टेबिलिटी पर बात करेंगे। और जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में भी कहा था, फिर आपको कह रहे हैं कि अगर आपको क्लास से बेनिफिट है और आप चाहते हैं कि हम इन क्लासेस को कंटिन्यू करें और ऑफलाइन क्लास खुलने के बाद भी हम ऐसे वीडियोस आपको देते रहें जो आपको फ़ायदा करेगा रिवीजन करने में, क्वेश्चन बनाने में, तो आप जितना ज़्यादा है सब्सक्राइबर को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। इसमें लाइक्स कीजिए, शेयर कीजिए, तो इससे हमको ये हिम्मत मिलेगा कि नहीं ये बच्चों के लिए ज़रूरी है और उसका इंटरेस्ट भी है, तो हम भी उतने उत्साह से इन लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे और एक से एक वीडियोस इसमें हम सोच करके लाएंगे ताकि आपको केमिस्ट्री हमेशा, केमिस्ट्री का जो भी दिक्कत है वो आपको जब भी कोई महसूस हो तो हमारे वीडियोस से उसको आप अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। वो ऑफलाइन क्लास के बाद भी हम कंटिन्यू करेंगे, बशर्ते कि आप देखते हैं सब्सक्राइबर बढ़ाने में, व्यू, लाइक्स एंड शेयर में आप कितना ज़्यादा अपना इंटरेस्ट हमें दिखाते हैं। तो इसमें ध्यान दीजिए। थैंक यू।